जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं महेश सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आज की जो क्लास है ये जीके जीएस स्पेशल क्लास है। 100 नंबर का यहां पे आपके लिए टेस्ट है और इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपको कम से कम, देखिए 500 हम कह रहे हैं लेकिन 500 से भी ज्यादा होंगे, 500 से ज्यादा जो जीके के फैक्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्कस करवाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए। इन 100 के 100 क्वेश्चन को रट लीजिए अगर नहीं आता है, और इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से जो 500 से ज्यादा फैक्ट आपको डिस्कस करा रहे हैं दोस्तों, इन्हें भी याद करके ही जाइएगा एग्जाम से पहले। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी बताने हैं कि इन 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जरूर बताइएगा दोस्तों, पेपर का लेवल मीडियम लेवल का है तो जरूर बताइएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और पूछा गया है जो बाबा बुदान की पहाड़ी है वो क्यों प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। लौह अयस्क के लिए, अभ्रक के लिए, मैग्नीज के लिए और क्रोमाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है और राइट आंसर आपको देखना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन यहां पे किया गया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी प्रसिद्ध है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो लौह अयस्क है उसके लिए यह प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं। बाबा बुदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख की पहाड़ी, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक में ये दोनों पहाड़ी आपको मिलने वाली है। अगर आपको पूछा जाएगा, ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं कि बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है, यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ी में। राजहरा और बेलाडीला ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और गुरु महिषानी पहाड़ी की बात करें तो यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा में आपको यह मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने देखा है। अब थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोडरमा वाला प्रश्न अभी हाल ही में यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जो हमने आपको 11 पेपर सोल्व करवाए हैं वहां पर आपको बताया था। कोडरमा की पहाड़ी या कोडरमा की बात करते हैं तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और गिरिगीड भी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड में यह आपको मिलने वाला है। मैग्नीज की बात करते हैं तो कालाहांडी की जो पहाड़ी है यह प्रसिद्ध है और ओडिशा में यह है। और यहीं पर दोस्तों क्रोमाइट की बात करें तो रत्नागिरी जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो अनुसूचित जाति है यानी एससी की बात कर रहे हैं, जनसंख्या निवास नहीं करती है, ये आपको बताना है। मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आपके ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर आपको देखना है। देखिए दोस्तों, पूरा फोकस आप यहीं रखिए और कहीं भी ध्यान मत दीजिए, आपका सिलेक्शन इस क्लास से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास नहीं करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बात करें अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिएगा जो नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर एससी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना है? स्वतंत्रता के बाद, ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के बाद 15वीं, 12वीं, 8वीं या फिर 7वीं। क्वेश्चन नंबर 3 है और राइट आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, यानी 7वीं यहां पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा यह भी फैक्ट कि प्रथम जनगणना 1872 में होती है, लॉर्ड जो मेयो है उसके काल में होती है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम 10 की जनगणना तो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के काल में होती है। और 2011 की जनगणना जो 15वीं जनगणना है, इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने उन प्रश्नों को यहां पर सिलेक्ट किया है जो मुझे लगते हैं कि एग्जाम में ये आने वाले हैं या बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरी क्लास को देखिएगा और पूरे क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर आपको देना है, ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, 17.72%।
और 18.8% किसकी है आप अच्छे से जानते होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखिए। देखिए दोस्तों यहां पर ये है, और ऐसा भी ध्यान रखिएगा अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि 10 के जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां है, तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर मेघालय में, और दूसरा जो स्थान है वो अरुणाचल प्रदेश का है। 10 के वृद्धि दर सर्वाधिक मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम की बात करें जहां माइनस में है वो नागालैंड है, और दूसरा स्थान आता है केरल का। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया है। रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, याद करके चलना है और पूरी क्लास आपको याद करनी चाहिए और याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में यूकेएसएससी का यह प्रश्न है, भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर आपको देखना है, ऑप्शन आप देख रहे होंगे और आंसर आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 5 का, भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए दोस्तों, पुरुष साक्षरता की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी 82.14% आपको दिखाई दे रहा है, यह इसका बिल्कुल सही है। अगर ऐसा बोला जाता है कि भारत की कुल साक्षरता दर 74.04%, महिला साक्षरता दर 65.46%, और ग्रामीण साक्षरता 67.8%, और यहीं पर ध्यान रखना 84.1% की बात करें तो शहरी साक्षरता दर है। याद कीजिए दोस्तों, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। देखिए अभी हमने देखा था जो 74.04% है वह भारत की कुल साक्षरता दर है, 82.14% पुरुष साक्षरता दर है, 67.8% यह ग्रामीण प्रतिशतता दर है साक्षरता में, और 82.14 आपने देख लिया है, और 65 की बात करें तो महिला साक्षरता दर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जन इतिहास में, देखिए भारतीय जनसंख्या यहां पे लिखना है, थोड़ा आगे हो गया है कोई बात नहीं। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान जो विभाजक वर्ष है किसे कहा जाता है? 1931 को, 21 को, 71 को या फिर 91 को? क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर देखना है, तो ध्यान से देखते जाइए और आंसर चूज कीजिए इसका क्या होने वाला है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पर बी दिखाई दे रहा है 1921, यह सही है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में जो महान विभाजक वर्ष है वो 1921 को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, अगर 1931 की बात करें तो जाति आधारित जनगणना शुरू हो जाती है 1931 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहां पे पूछा है, 7वां पूछा है, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और आंसर आपको देखना है। देखिए जनगणना से एक प्रश्न बनने की बेहद संभावना होती है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको एक साथ करवा रहे हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी दिखाई दे रहा है, यानी 382, यह इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, ध्यान रखिएगा 943 है, और यहीं पर 189 की बात करें तो यह हमारे उत्तराखंड का है। और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां है, तो बिहार में नंबर 1 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल में है, तीसरा केरल में है, और यहीं पर बात करें जनसंख्या घनत्व में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम में है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, और सर्वाधिक यहां पर अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात, दूसरा तमिलनाडु का, सबसे कम हरियाणा, और फिर जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और पूछा गया है, उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ये आपको बताना है। जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है जिसे हम पहले उद्देशिका कहते थे, इस उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर देखना है। तो जी हां दोस्तों, अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर दे रहे हैं, यानी अगर डी आप दे रहे हैं 22 जनवरी 1947, तो यह सही है। ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है और यह अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं पर अगर 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देशिका को जो प्रस्ताव है यह संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह जो शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, ये कब जोड़े गए थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 और राइट आंसर आपको चूज करना है। तो सोचिए इसका आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चन सरल भी हैं, कुछ मीडियम का है, कुछ टफ लेवल के भी होंगे, और ओवरऑल की बात करें तो मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 9,
तो राइट आंसर दोस्तों आपको जो मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां, सी मिलने वाला है 1976। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1976, यह बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन होता है और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 10, तो संविधान सभा द्वारा तिरंगा को कब अपनाया गया था? जरा दीजिए इसका आंसर। 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1950 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो राइट आंसर क्या मिलने वाला है, जरा सोचिए। तो जी हां दोस्तों, अगर राइट आंसर की बात करें ना तो यह मिलेगा आपको जो ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे देख रहे हैं बी, यानी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। याद करते चलिए, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम और जन गण मन इन्हें अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हमारे अंबेडकर जी हैं वो होते हैं, और आपको यह बताना है कि प्रारूप समिति का जो गठन होता है ये कब होता है। 29 जुलाई 1947, 21 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 और 20 जुलाई 1948। क्वेश्चन नंबर 11 और राइट आंसर आपको देखना है। तो जी हां दोस्तों, अगर आप भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर दे रहे हैं ऑप्शन सी, यानी 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, और ये इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे अंबेडकर जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम सरकार में खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर दीजिए जरा कि स्वतंत्रता से पूर्व जो गठित अंतरिम सरकार थी उसमें जो खाद्य व कृषि मंत्री थे वह कौन थे? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद जी, जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली जी। क्वेश्चन नंबर 12 और राइट आंसर आपको देखना है खाद्य एवं कृषि मंत्री। पूछा गया है खाद्य व कृषि मंत्री, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो अंतरिम सरकार थे वहां पर कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको मिलने वाला है जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, यह इसका बिल्कुल सही है। और जगजीवन राम की बात करें तो श्रम मंत्री थे, और जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री थे, और लियाकत अली की बात करें तो वित्त मंत्री थे। देखिए दोस्तों, इन फैक्ट को याद कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी सही हैं, वो अंतरिम सरकार में खाद्य व कृषि मंत्री थे जो स्वतंत्रता से पूर्व गठित हुई थी, और श्रम मंत्री जगजीवन राम, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और लियाकत अली की बात करें तो वित्त मंत्री होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और पूछा गया है, देखिए यहां पर है कि प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका जो आदर्श है और मूल कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है 13वें क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका आंसर आपको देखना है 13वें का। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है, और साथ में यह भी बताना है जो मूल कर्तव्य है यह भी हमने इसी देश से लिया है। तो जी हाँ, ये मिलेगा रूस को आपको मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। तो यह यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अपने से अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्य को करने से रोकता है, ये कौन सी रिट है? तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जो अपने से छोटे न्यायालय हैं या फिर कोई भी जो न्यायिक संस्था है, निकाय है, उन्हें क्या करेगा? अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्य करने से रोकेगा। यह किस रिट के अंतर्गत है? बताइएगा इसका आंसर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर बताना है दोस्तों, अधिकार पृच्छा है या हार्बस कार्पस से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है या फिर प्रतिषेध है? तो बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा कि एक प्रश्न आपको रिट से देखने को मिलेगा। इन पांचों की परिभाषाएं याद करके चलना, एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर की बात करें दोस्तों तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो प्रोविशन है यानी प्रतिषेध है, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 15, यह आपको बताना है कि किस रिट के तहत बंदी व्यक्ति को न्यायालय में उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है। तो यह भी रिट से संबंधित है। 2 प्रश्न आपके लिए रख लिए हैं, आपको अभी जाके पांचों के पांचों रिट रखने हैं, याद करने हैं। तो किस रिट के तहत बंदी व्यक्ति को न्यायालय में उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है, और यह जो आदेश होता है 24 घंटे के भीतर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और राइट आंसर की बात करें तो जी हां दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण यहां पर यह सही होगा, हार्बस कार्पस यहां पे सही होगा।
इंग्लिश मीडियम वाले को तो याद होगा, लेकिन हिंदी मीडियम को याद करना दोस्तों, कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है, हार्बस कार्पस लिखा आ जाएगा और आप ढूंढते रह जाओगे। तो ध्यान रखेगा, दोनों नाम ध्यान रखेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपको बताना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट किस अनुच्छेद में है। यह सिंपल सी बात है कि जो रिट जारी की जाती है हाईकोर्ट के द्वारा, ये किस अनुच्छेद के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। तो आंसर आपको देखना है। तो जी हां दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा, जरा बताइएगा। देखिए, अनुच्छेद जो 32 है ना, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है और 5 रिट जारी की जाती है, और उच्च न्यायालय द्वारा जो जारी की जाती है, ये जो ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 226 इसके तहत की जाती है। तो 16 भी हो गया है। बाकी दोस्तों यहां पे आप देख रहे होंगे 32 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं आदि का संरक्षण करना किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, ये सभी जो अनुच्छेद है ना, ये हैं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। और ये नीति निर्देशक जो तत्व है, ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिए गए हैं, और इसका आंसर आपको देखना है। जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक होते हैं, उनका हमें संरक्षण करना है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा 17 का। तो जी हां दोस्तों, 17वां का जो राइट आंसर आपको मिलेगा ना, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे सी देख रहे हैं 49वां, ये सही है। ध्यान से सुनते जाइए। अगर आपको ऐसा बोला जाएगा कि कृषि व पशुपालन का विकास करना है, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 48 में है। और 48A भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और पर्यावरण व वन्यजीव का संरक्षण यहां पे बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन्यजीव का संरक्षण करना है। और 50 भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। और 51 में क्या है? देखिए, अगर 51 आपको पूछा जाए तो 51 में क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं ना, भारत से बाहर के जो मामले हैं, उसके संदर्भ में यहां पर बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 18, और पूछा गया है कि अनुच्छेद 43B में, देखिए दोस्तों, यह प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। 43B बार बार एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 43B में राज्य सहकारी समितियों का बढ़ावा देना किस संविधान के द्वारा यहां पर जोड़ा गया है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 18, और राइट आंसर आपको देखना है। तो आंसर दीजिए दोस्तों, इसका क्या मिलने वाला है। तो जी हां दोस्तों, अगर आंसर की बात करें तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से, ये यहां पर सही है। बाकी 43 की यहां पर जो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 था ना, अनुच्छेद 43A इसमें जोड़ा गया है। और उद्योगों के कार्मिकों के लिए उपयुक्त कानून बनाना यहां पर है। 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा है। प्रस्तावना में भी यहां पे बहुत सी चीजें जोड़ी गई है। प्रस्तावना से संविधान संशोधन इसी में है। और बाकी दोस्तों यहीं पर अगर 86वां दो बार बोले जाए कि 86वां संविधान संशोधन, तो अनुच्छेद 45 में यह भी बताया गया है कि 6 वर्ष से कम बच्चों को उचित देखभाल व शिक्षा करना, और अनुच्छेद 21 में भी जोड़ा गया था। तो यहां पर दोस्तों ये है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां और पूछा गया है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मंत्री लिखित रूप में देता है, वह प्रश्न होते हैं तारांकित, अतारांकित, प्रश्नकाल या फिर अल्प सूचित। तो बताएगा ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसका आंसर मंत्री क्या करता है, लिखित रूप में देता है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का मिलने वाला है। तो जी हां दोस्तों, इन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर यहां पर जो बी है, अतारांकित प्रश्न, ये लिखित रूप में दिए जाते हैं। और जो तारांकित है ना, तो ये मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तो लिखित, तो अगर लिखित में देना है तो अतारांकित करना पड़ेगा, और लिखित में देना है यानी मौखिक देना है तो मौखिक में तारांकित है। तो मौखिक में तारांकित, और लिखित में बात करें तो अतारांकित। क्वेश्चन नंबर यहां पर, और एक प्रश्न दोस्तों यहां पर यह बताएगा कि प्रश्नकाल का समय कब से कब तक है। अभी सर्च कीजिए और यह बताएगा कि जो प्रश्नकाल का समय होता है, शून्यकाल का जो समय होता है, ये कब से कब तक होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा, और जो भी स्टूडेंट इसका आंसर लिखेगा उसके प्रश्न को यहां पर पिन भी कर देंगे। तो यहां पर 19वां है, और जिन्हें नहीं मालूम तो अभी जाके याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन, 20 का आंसर देखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन, तो आंसर आपको चेक करना है। तो जी हां, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहे हैं, यानी जो 1971 है, यह सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन वर्ष 1971 में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पे 21वां है, और पूछा गया है दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। दूसरी आपको बताना है। तो दूसरी आपको बताना है दोस्तों, बताइएगा जरा दूसरी आपको कौन सी मिलने वाली है। तो तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। देखिए, उत्तर प्रदेश सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, तो दूसरे नंबर का आपको बताना है। तो आंसर दीजिए जरा। तो जी हां दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र है, यह बिल्कुल सही है। और आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं,
बिहार में 40 है और तमिलनाडु में 39 है। तो अगर कर्म आपको पूछा जाए तो यूपी, फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल, यहां पर पश्चिम बंगाल, और फिर आपको मिलेगा यहां पर बिहार और तमिलनाडु। तो पहले के टॉप 3 याद जरूर कीजिएगा, है ना। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल आएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 21 के बाद 22, उत्तर प्रदेश आप देख ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि लोकसभा व विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर जितने संविधान संशोधन लिखे ना, इसलिए रखे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 22 का आंसर आपको देखना है। तो 22 का जो राइट आंसर आपको मिलेगा, जरा बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। यहां पर देखिए, जो 89वां संविधान संशोधन था 2003, एसटी के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करते हैं। एसटी के लिए, जो यहां पर अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की जाती है। 97 की बात करते हैं। यहां पे आप देखोगे, इसमें 43वां बी जो आपको अभी पहले डिस्कस कराया था, सहकारिता समिति को बढ़ावा देना, यहां पे बताया गया है। और 61वां संविधान संशोधन 1988, ये बार बार एग्जाम में आता है। मतदान की आयु 21 से 18 की जाती है, 188 में आता है और अगले साल से ही लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 और आंसर आपको देखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से मानी जाती है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। और आपको यह बताना है कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन होता है वो किस वर्ष होता है। बेहद इंपॉर्टेंट बुक है और इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है। तो 23 की बात करें तो राइट आंसर मिलेगा 1776, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे, लेकिन इन फैक्ट को भी याद कीजिएगा कि अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, जो एग्जाम में कई बार आती है, तो कार्ल मार्क्स ने यह पुस्तक लिखी है 1867 में। 1867 अगर याद ना भी कर पाए तो कार्ल मार्क्स ध्यान रखना, दास कैपिटल इन्होंने लिखी है। और एक प्रश्न अभी यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था, जो गरीबी और अकाल है, यह पुस्तक किसने लिखी है? यह हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या था? वैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म यहां पे बताया गया है। अमर्त्य सेन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 24 पूछा गया है कि 1970 के दशक में ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना लाने वाला देश कौन सा है? स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या फिर भारत? तो इसका आंसर आपको देखना है 24वें का। तो इसका आंसर आपको देखना है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या मिलने वाला है 24 का। तो आंसर दीजिए। तो जी हां, ऑप्शन नंबर आपको जो यहां पर सी है, यानी भूटान जो है वो सही मिलने वाला है। और बाकी दोस्तों अगर लोकायुक्त की बात करते हैं तो लोकायुक्त की बात करें, इसकी संकल्पना लाने वाला पहला देश स्वीडन था। यहां पर एक चीज देखिए, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है यहां पर विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, यहां पर भारत की रैंक कितनी है? तो देखिए इस रैंक में भारत की जो रैंक है ना वो 136 है। पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 136 है। भारत की रैंक कितनी है? 136 है। और लास्ट में कौन है? 146 यहां पे टोटल है। तो 146वां जो स्थान है वो अफगानिस्तान का है। तो सबसे जो खुशहाल देश नहीं है वो अफगानिस्तान है। सबसे खुशहाल देश डेनमार्क, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है। और भारत की रैंक 136 है 146 में से। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखना है, अगला है यहां पर 25वां। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न यहां पर, विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है, जब विश्व गोरिया दिवस मनाया जाता है। 25वां है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेखक के पुस्तक कौन से हैं? फिंडले सिराज, VKRV राव, दादा नेरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। 25वां क्वेश्चन आंसर देखना है। तो राइट आंसर इसमें मिलेगा, जरा सोचिए। तो जी हां, बहुत सरल क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी इसका राइट आंसर है। और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी से 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। द ड्यूटीज ऑफ जोरोस्ट्रियंस, यह इनकी एक पुस्तक भी होती है। 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी होते हैं। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति यही होते हैं। और कब चुने जाते हैं? 1892 में। बाकी दोस्तों जो फिंडले सिराज है, VK राव है, दादा भाई नेरोजी है,
इन सभी ने यहाँ पर जो है ना स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। स्वतंत्रता से पूर्व इन्होंने राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था और इसमें जब पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल में जब इन्होंने अंकन किया था उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था जो नापी थी 20 रुपए इन्होंने नापी थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 हो गया है। 26, 27 आपको आंसर देना है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन और केंद्रीय शाखी संगठन की स्थापना, दोनों आंसर बेहद प्रश्न, दोनों क्वेश्चन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या मिलने वाला है? तो जी हां दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 26 के राइट आंसर की बात करें तो 1949 मिलेगा और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करते हैं तो 1951 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की बात करें तो 1951 में। क्वेश्चन नंबर 28, 29, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी, जो प्लान है, प्लान यानी प्लान्ड जो इकोनॉमी है, प्लान्ड जो प्लान इकोनॉमी है, इस पुस्तक इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पिंडले सिराज, VKR राव, दादा भाई नेरोजी, M विश्वेश्वरैया। और 29वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1938 पूछा है ना, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उस समय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं और उसके बाद एक और अधिवेशन होता है त्रिपुरा वाला, जहां पे मतभेद होता है, सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब यहां पर है कि 1938 में आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए 28 की बात करते हैं तो M विश्वेश्वरैया इसका सही आंसर है और 29 की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू इसके सही आंसर है। नेशनल प्लानिंग कमेटी इसे कहा जाता था, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30वां पूछा गया है कि वर्ष 1950 में जो सर्वोदय प्लान है ये किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। 1950 में सर्वोदय जो प्लान है ये किसने प्रस्तुत किया था। और 31वां है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो NDC है, इसका जो विकास की शुरुआत होती है कब होती है? दोनों का आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों के आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा पहले वाले का यानी 30 का जयप्रकाश नारायण, यह बिल्कुल सही है। और यहीं पर बात करें, यहां पर अगर बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तो 1952 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए दोस्तों यहां से एक प्रश्न हर बार एग्जाम में बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी और आदि जो ये परियोजना है इनका प्रारंभ किया जाता है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर 5वीं परियोजना में? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। तो आंसर आपको देखना है क्या मिलने वाला है 32वें का। तो जी हाँ, इसका सही आंसर मिलेगा आपको जो यहां पर है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना, यह बिल्कुल सही है। हेराल्ड डोमर्ड सिद्धांत पर यह आधारित थी जो 1951 से 56 तक रहती है। कृषि को यहां पर प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को यहां पर प्राथमिकता दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 33वां क्वेश्चन है और 34वां क्वेश्चन है, किस स्टील प्लांट का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा यहां पर जो स्टील प्लांट है, इस्पात संयंत्र है, वो नहीं है, ये आपको बताना है। दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है ना जो बार बार एग्जाम में आते हैं। देखना, एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का, तो यह जो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, यानी जो बोकारो है यह सही है दोस्तों। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, जो दुर्गापुर वाला है यह पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा, ब्रिटेन की सहायता से बनाया जाता है। भिलाई की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में है, USSR की सहायता से बनाया जाता है। ऐसा कई बार आ चुका है कि किसकी सहायता से इन प्लांट का स्थापना की जाती है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से बनाया जाता है। और यहां पर दोस्तों किस प्लांट में यहां पर निर्माण पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ है? तो बोकारो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित परियोजना कौन सी थी? सुखमय चतुर्वेदी, सुखमय चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 34 और आंसर आपको देखना है, पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं और 7वीं। क्वेश्चन नंबर 34। तो सही आंसर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, तीसरी यहां पर सही है। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, जो यहां पर आप देख रहे हो ना कि बोकारो वाला था, ये झारखंड में है और USSR की सहायता से बनाया गया था। ऐसा प्रश्न बनते हैं, इन चारों प्लांट से एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 35, 36, योजना अवकाश का समय कब से कब तक है, ये आपको बताना है। एक्चुअली प्रथम योजना अवकाश है, ऑप्शन के अनुसार आप बताइए। तो इसका आंसर आपको देखना है 35वें का, 1965 से 68 तक, 1966 से यहां पर 69 तक, और यहीं पर है देखिए पूछा है 1968 से 70 तक और 1964 से 66 तक।
क्वेश्चन नंबर 35 और सही आंसर आपको देखना है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पर बी दिखाई दे रहा है, 1966 से लेकर यानी 1969 तक, 66 से लेकर 69 तक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है ये भी आपको बताना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है? तो देखिए दोस्तों, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है और इंदिरा गांधी जी के द्वारा करवाया गया था और यह होता है 1969 में। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप चलेंगे 37 और 38, गरीबी हटाओ का नारा लिख दिया। देखिए अलग अलग करना है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, इसका आंसर दीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी में दिया गया था, चौथी में दिया गया था, पांचवी में दिया गया था या फिर सातवीं में दिया गया था? जरा दीजिए आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे देख रहे हैं ना, यानी सी, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान योजना का समय क्या है ये आपको बताना है। दीजिएगा जरा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं, इस योजना का समय कब से कब तक था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1978 से लेकर 80 तक यहां पे था। और यहां पर जरा देखिए, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, 1974 से 78 तक रहती है। कब से कब तक रहती है? देखिए 1974 से लेकर 1978 तक, यानी 75 तक जानी, 79 तक जानी चाहिए थी, लेकिन एक साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया जाता है। गरीबी निवारण कार्यक्रम और गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया जाता है। और बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर है, अगर आपने यूकेएसएससी के पुराने प्रश्न देखे होंगे ना, यहां से कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि काम के बदले अनाज अंत्योदय योजना शुरुआत 1977-78 में, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में और 20 सूत्रीय परियोजना का कार्यक्रम 1975 में। यह बेहद इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का पांचवा। और अनवरत की बात करें तो 1978 से लेकर 80 तक यहां पर यह सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जरा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को बल दिया गया था। सामाजिक न्याय और समानता, इन दोनों को एक साथ विकास बल कब दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय समानता को एक साथ विकास को बल दिया गया था? छठी, 9वीं, 11वीं या फिर 12वीं में? क्वेश्चन आंसर दीजिए 1939 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है बी, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार इसका मुख्य उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपने देखा था गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी उन्मूलन रोजगार को हटाने का, गरीबी उन्मूलन और रोजगार को मुख्य उद्देश्य देना छठी पंचवर्षीय योजना का था। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र समावेशी विकास देना था। और ध्यान रखिएगा यहां से कि सर्वाधिक औसत वृद्धि इसी पंचवर्षीय योजना में होती है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें औसतन सर्वाधिक वृद्धि दर होती है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीव्रतर अधिक समावेशी धारणीय विकास इसकी थीम थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 40। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बताना है कि कब हुआ था? 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1949 और 1 जनवरी 1955। क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 40 तो अच्छा क्वेश्चन है आरबीआई का और एक प्रश्न बनने की संभावना आरबीआई से रहती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का तो सोचिए आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर मिलेगा 1949 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सही होंगे। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ध्यान देखिए दोस्तों, जो आरबीआई एक्ट आता है ना, ये आता है 1934 में। एक्ट आता है 1934 में और इस एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अब यहां पर देखिए, हिल्ट जो यंग हिल्टन कमेटी है इसकी सिफारिश पर होता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रथम गवर्नर ऑस्मोन स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। यहां पर आप देखोगे कि 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ये नोट का निर्गमन कर सकते हैं, नोटों को छाप सकते हैं। केंद्रीय बैंक ये होता है, मौद्रिक नीति बनाने का इनका कार्य होता है। और यहीं पर बात करें शक्तिकांत दास जो वर्तमान में है, ये 25वें नंबर के गवर्नर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 41। अब देखिए यहां पे कुछ प्रश्न करंट अफेयर के हैं, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। जरा दीजिए आंसर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन पहले डिस्कस करवाया था, याद होगा अब आपको, जरा आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 41 का।
तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी 136 जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सही है। देखिए दोस्तों, खुशहाली की बात करते हैं ना, इस सूचकांक का संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क देखे ST जो SDSN है उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, SDSN के द्वारा। और यहां पर आप देखोगे 146 टोटल देशों में से पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा डेनमार्क का, भारत का 136, और अभी आपको बताया था कि टोटल 146 होते हैं, जिसमें अफगानिस्तान लास्ट में होता है और भारत 10 नंबर पीछे यानी 136वें स्थान पर होता है। और आपको मैं अभी ये याद कराऊंगा 85, 93, 150, यह भी इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। 85 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021-22 की रैंक है भारत की, 2021 का ही सूचकांक है, 2022 में प्रकाशित हुआ है, तो भारत की रैंक कितनी है? 85। 93 की बात करते हैं तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है भारत की रैंक 93 है। और 150 की बात करते हैं तो प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ये 150 है। क्वेश्चन नंबर 41 यहां पर यह हो गया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, देखिए ध्यान से याद होता जाएगा। 42वां पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप आपको बताना है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या मिलने वाला है ग्लोबल जेंडर गैप में। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, जरा बताइए, तो सोचिए इसका आंसर। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप बी दिखाई दे रहे हैं 135, जरा देखिए, अभी आपने पीछे देखा था जो 136 देखा ये हैप्पीनेस में था, और 35 में आप देख रहे हो 135 में ये है ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप यहां पर है। और अभी पीछे आपने ये रिवाइज कराया था ना कि जो 85, 93, 150, 150 प्रेस स्वतंत्रता, 93 वर्ल्ड डेमोक्रेसी, और भ्रष्टाचार की बात करें तो 85 है, तो सेम यहीं पर रखे हैं। अब इसे जरा रिवाइज करते हैं मेरे साथ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, ध्यान रखिएगा 146 में से भारत की रैंक कितनी आती है? 35वीं आती है। भारत की रैंक कितनी है? 135वीं है। तो ये ध्यान हो गया है। पहला स्थान आइसलैंड का आता है, पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का है। अब यहां पर दोबारा इन्हें याद कीजिए जो ऊपर पड़ा था, 85 भ्रष्टाचार, 93 डेमोक्रेसी, 150 स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, और पूछा गया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो अभी आपने पीछे देखा है, जरा दीजिए आंसर इसका। तो जी हां, अभी आपने पीछे देखा है 136 आपने देखा है, 135 भी आपने देख लिया है। 136 में आपने क्या देखा था? 136 में आपने जो हैप्पीनेस इंडेक्स था वो देखा था, 135 में जो जेंडर गैप था वो आपने देखा था, है ना। अब इसका आंसर आपको देखना है। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलने वाला है जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 85 है, ये आपको मिलने वाला है। तो 180 देशों की रैंक में भारत का जो स्थान है वो 85 है। भारत का स्थान कितना है? 85 है। ध्यान रखिएगा, लास्ट कौन सा है? सूडान है। लास्ट कौन सा है? सूडान है, दक्षिण सूडान है। और यहीं पर आप देखोगे 2022 भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क, ये 2021 का है, ठीक है, ये जनवरी 2022 में प्रकाशित हुआ है, लेकिन 2021 की रिपोर्ट थी। और यहां पर डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान यहां पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 44, और पूछा गया है सरकार ने बजट 2022 की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की बात की है। अब देखिए भाई साहब, जिन्होंने बिटकॉइन खरीदे होंगे उनको यहां पर अब 30% टैक्स देना होगा। कितना देना पड़ेगा? 30% टैक्स देना होगा। तो 30% टैक्स यहां पर देना होगा। अगर आपको आता था तो आप अपने आप नंबर काउंट कर लीजिएगा, नहीं आता तो ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये महिला है, इनका नाम है केंताजी ब्राउन जैक्सन। अब आपको यह बताना है कि ये चर्चा में रही थी, ये कौन है? WHO की पहली महानिदेशक, भारत में अमेरिकी राजदूत, है ना, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज, और नाटो के नए प्रमुख। तो आंसर दीजिए, आंसर आपको देना है। तो जी हां, इसका आंसर ऑप्शन सी मिलेगा, और यह जो आंसर मिलेगा अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला है, केंताजी ब्राउन जैक्सन। और नाटो की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, नाटो चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1949 में गठन होता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और जेंस स्टोलेनबर्ग, स्टोल, देखिए आजकल स्टोल लगा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं? स्टोल लगा रहे हैं। किस चीज का लगा रहे हैं पता नहीं भाई साहब, जो हथियार है ना उसका यहां पर स्टोल लगा रहे हैं। तो स्टोल कौन लगा रहा है? स्टोलेनबर्ग लगा रहा है। और नाटो का प्रमुख भी यही है, यानी महासचिव यहां पर यह है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 46, और पूछा गया है, और 47 भी आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत दुनिया की
कौन से नंबर की सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। देखिए दोस्तों, ये आर्थिक सर्वेक्षण अभी हाल ही में जारी किया गया है, जो यहां पर फरवरी में 2022 में जारी किया है। तो यहां पर बताना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी सर्वाधिक इकोसिस्टम वाला जो यहां पर देश है, उनमें से भारत की रैंक कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो आंसर आपको देखना है और आप सोच रहे होंगे यहां पर, जी हां दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी सोच रहा है यानी चौथा सोच रहा है, वो है तो दोस्तों क्या होगा भाई साहब, वो गलत होगा। और गलत क्यों होगा, क्योंकि चौथा नहीं है। पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, कौन है, चाइना, और तीसरा स्थान है भारत, तीसरा स्थान है भारत। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोसिस्टम जो यहां पर इकोसिस्टम बन गया ना, जो स्टार्टअप कंपनियां होती है, तो तीसरा स्थान भारत ने बना है। और आपको शायद ध्यान होगा कि अभी अभी जो हमारी जो यहां पर जो फ्रेंचाइज है आईपीएल की, जिसका नाम क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स वाली, यह भी क्या बनी है, अभी यूनिकॉर्न बनी है। ध्यान होगा ना, तो स्टार्टअप यहां से बना है, तो भारत तीसरा स्थान चूज हो चुका है। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और आंसर आप सोच रहे होंगे। तो जी हां दोस्तों, ये फ्रांस की है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही है। जरा यहां पर देखिए, जो एंथी एल्बनीज है, ये 2020 में ही प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, कंफ्यूज मत करना। हंगरी की बात करते हैं तो कैटलिक नोवाक नए राष्ट्रपति यहां पर बने हैं। और जर्मनी की बात करें तो ओलाफ जो सोल्जे हैं या सोल्ज हैं, वो क्या बने हैं, यहां के नए चांसलर बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर 48, और आंसर दीजिए जरा। टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 में जारी 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था इस लिस्ट में, और यहां पर कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। खुर्रम परवेज, करुणानंदी, गौतम अडानी लिख दिया, अडानी बात कीजिएगा, और गोपाल विट्ठल, कौन सा यहां पर 48वें का राइट आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, जरा सोचिए। तो जी हां दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पे जा रहा है वह गलत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मानवाधिकार आयोग के, मानवाधिकार के एक प्रमुख यहां पर क्या है, एक नेता टाइप के है, एक नेता उभरे नेता है जो जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं। करुणानंदी की बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में वकील है। गौतम अडानी, इन्हें तो सभी जानते हैं। और गोपाल विट्ठल दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, जो गोपाल विट्ठल है ना, वो भारतीय एयरटेल के नए निदेशक यानी डायरेक्टर जो होते हैं ना, मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह, और सीईओ यह बने हैं। तो इन्हें आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 49वां, आंसर दीजिए जरा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है, यह आपको बताना है। 108वीं, तो इसका आंसर आपको देखना है, जनवरी 2022 के आसपास किया गया था। तो सोचिए इसका आंसर 49वें का क्या मिलने वाला है। तो जी हां दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए चूज करेंगे यानी पुण्य वाले होंगे वह सही होंगे। अब जरा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो पुदुचेरी में, गुवाहाटी की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का यहां पे आयोजन किया गया है, और हैदराबाद की बात करते हैं ना तो ई गवर्नेंस समिट यहां पर जनवरी 2022 में इसका आयोजन कराया गया है। तो फिर से देखिए जरा, यहां पर एक बार आप देखना चाहते हो जरा देखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में, पुडुचेरी में क्या किया गया है, राष्ट्रीय युवा का, है ना, गुवाहाटी में जो नॉर्थ ईस्ट यहां पर जो फेस्टिवल होगा नॉर्थ ईस्ट का, और हैदराबाद में अभी आपने देखा दोस्तों जो गवर्नेंस समिट है, ई गवर्नेंस समिट, इसका आयोजन कराया गया है। यहां पर 50वां क्वेश्चन है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन यहां पर आपको बताना है कब इसका आयोजन कराया जाएगा, कहां, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और चीन। 50 का आंसर दीजिए जरा। तो जी हां, इसका सही आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी स्टूडेंट्स हैं वो सही होंगे। भारत पर मत चले जाना। आप सोचेंगे कि अभी अभी तो इंडोनेशिया से यहां पर ये समिट हुआ था, है ना, तो वो 17वां वाला था, ध्यान रखिएगा, 17वां इंडोनेशिया, 18 भारत और 19वां ब्राजील। 22, 23, 24 भारत 2023 में होगा, है ना। और चीन की बात करें तो चीन में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2022 का, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 और 52, सबसे पहला क्वेश्चन आपको वहां पर कौन सा पूछा था जरा याद कीजिए, और वहीं पर आपको कोडरमा खान भी याद करवाई थी, रिवाइज कीजिए जरा मेरे साथ दोबारा। कोडरमा की खान प्रसिद्ध है
तांबा, बॉक्साइट, लोहे अयस्क, अभ्रक। वहां पे मैंने यह भी बताया था कि यूकेपीएससी ने हाल ही के एग्जाम में यह प्रश्न आपको पूछा है ना। तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है? तो जी हाँ दोस्तों, यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो यहां पर डी है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, कोडरमा झारखंड में है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभ्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पे पूछा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है और आंसर आप देने वाले हैं इसका ऑप्शन नंबर, जी हां, ऑप्शन नंबर आप देने वाले हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 इसका आंसर देना है। पूछा गया है कि पूरा पाषाण कालीन जो अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? कनिंघम, हैनवुड, रॉबर्ट ब्रूस फुट या फिर जॉन मार्शल? तो आंसर यहां पर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 53 का। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ना, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये इसका बिल्कुल सही है। और पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा कालीन संस्कृति तक जो अवशेष प्राप्त होते हैं ये होते हैं कहां पर? जी हां, मेहरगढ़ में होते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इनकी व्याख्या देखिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करते हैं तो 1863 में पलवरम मद्रास में इन्होंने प्रथम पाषाणकालीन उपकरण जो हैंड एक्स है इसकी खोज थी। मूलतः ये जियोलॉजिस्ट थे। और मेहरगढ़ की बात करते हैं तो पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो अवशेष है ये हमें यहां पर मिलते हैं। स्थान ये पाकिस्तान में है। प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण यहां से मिलता है और प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही मिलता है। और कोल्डी हवा यह भी काफी प्रसिद्ध है जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है और ये उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर शायद यहां पर मिलता है। संत कबीर नगर या फिर कुछ उसी के आसपास एक स्थित क्षेत्र है, वहां पर मिलता है। तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 55, इसका आंसर दीजिए। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर दीजिए। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, कुंडलवन यानी कुंडलवन। आंसर दीजिए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, दूसरी बौद्ध संगति। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आपने पहली क्लास हमारी कभी ली होगी, वहां पे हमने आपको बताया था, मुझे याद आ रहा है वहां पे बताया था मैंने, राज वैशाली का पुत्र कुंडलवन में। राज वैशाली का पुत्र कुंडलवन में। तो राज पहली होती है, वैशाली दूसरी होती है और पुत्र तीसरा यानी पाटलिपुत्र तीसरी होती है और वन यानी कुंडलवन यहां पर चौथी होती है। तो दूसरी होगा ऑप्शन नंबर यहां पर होगा ए यानी वैशाली। यहां पर देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चतुर्थ, यहां पर देखिए ट्रिक आपके लिए रखी है। राज, वैशाली, पुत्र और कुंडलवन में। राज वैशाली का पुत्र कुंडलवन में। पहली बौद्ध संगति कहां पर? राजगृह में। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन में। अब इनका ईयर देखिए, 483 से 383, 250 और 98 एडी। एग्जैक्ट दोस्तों सभी आपको याद करने हैं, वैसे याद होंगे, रिवाइज करना है कि कौन यहां पे अध्यक्ष था, कब यह संगति हुई थी और किस राजा के काल में यह संगति हुई थी। आपके सामने रखे हैं, इस फिगर को याद कीजिए। महाकश्यप, शाबक मीर, मोगली तिशपुत और वशुमित्र। तो यह दोस्तों यहां पर है। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के काल में और चौथी कनिष्क के काल में होती है। तो यह है दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति और सभी बौद्ध संगति आपके लिए यहां पर है। क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहां पे अब यहां पर पूछा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा राज्य यहां पर है जहां पर ऐसी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो दो चीजें आपको बताई थी, एक था नागालैंड और एक था यहां पर हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहां पर ऐसी जनसंख्या निवास नहीं करती है। अब यहां पर प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है वो कहां पर करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। और अभी हाल ही में ऐसा प्रश्न बना था कि सर्वाधिक लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं वो किस राज्य की है। तो दोस्तों यहां भी आपको मिलेगा जहां सबसे ज्यादा यहां पर सीटें होंगी, यानी जहां सबसे ज्यादा निवास होगा अनुसूचित जनजाति का, है ना। तो आंसर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान यहां पर मिलता है महाराष्ट्र का। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जो लोकसभा सीटें हैं यह भी आपको मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पूछा है 57वां क्वेश्चन है और पूछा गया है
कि लोकसभा अध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो इसका दोस्तों आपको सही आंसर देखना है क्वेश्चन नंबर 57 का, और राइट आंसर आपको जो मिलने वाला है जरा बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिलने वाला है, यानी 25 मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा, लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए या अध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम एज होती है वो 25 वर्ष होती है। और यहीं पर 30 की बात करते हैं तो विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होती है। और 35 की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए राज्यपाल बनने के लिए जो आयु यूज होनी चाहिए, यानी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु, उसे पूरी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 ये हो गया है। 58वें की बात करते हैं और पूछा गया है विश्व तपेदिक दिवस जो टीबी दिवस है वो मनाया जाता है 21 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च और 20 मार्च। 58 का आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 मार्च, यह इसका सही होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अभी याद कीजिएगा, विश्व गौरिया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस यह मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 की बात करते हैं तो वानिकी दिवस, और 23 की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और बस दोस्तों, इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की थी यह स्वीकार कब किया गया था, लागू किया गया था, बताइएगा इसका आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, जब यहां पर यह सार्वभौमिक घोषणा की गई थी तो इसके माध्यम से 30 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद? 30 अनुच्छेद। और कब? 1948 में, यानी ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है यह इसका सही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष लाई गई थी ये आपको बताना है, बताइएगा 60 का आंसर। तो इसका आंसर मिलेगा 60वें का राइट आंसर जो मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर, देखिए वन नीति भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पहली थी ये 1952 में आती है। जरा यहां पर देखिए, 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए, 1948 भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में। 1894 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय जो वन नीति आती है 1894 में आती है। और स्वतंत्र भारत के बाद जो पहली वन नीति आती है यह 1952 में आती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 1891, ध्यान से सुनिए जरा, यहां पे लिख लेता हूं मैं, 1891, 1881 दोनों तिथि इंपॉर्टेंट है। देखिए 1881 में आपने देखा था कि लॉर्ड रिपन के काल में जो होती है नियमित जनगणना शुरू होती है, ये तो आपने देखा था। लेकिन अब यह भी ध्यान रखिए कि 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आता है, पहला कारखाना अधिनियम। पूछा जाएगा कि पहला कारखाना अधिनियम कब आता है? 1881 में आता है, लॉर्ड रिपन के काल में आता है। दूसरा कारखाना जो अधिनियम आता है ये लॉर्ड जो लैंसडाउन है उसके काल में आता है और 1891 में आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अभी कल परसों का आपको डिस्कस करवाया था, 1890 में कालो डांडा का नाम जो लैंसडाउन है, यानी लैंसडाउन का नाम जो काला डांडा का नाम जो लैंसडाउन रखा गया था 1890 में रखा गया था, सितंबर 1890 में। प्रमुख संगठन और उसका स्थापना वर्ष सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए WTO नाटो का है, सार्क का है और बिम्स्टेक का है, कौन सा यहां पर सही नहीं है ये आपको बताना है। तो दीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है, ये सही है। नाटो दोस्तों सबसे पहले शायद आपको डिस्कस कराया था मैंने, तो आपको ध्यान होगा 1949 सही है। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा, सोचिए जरा, सार्क हो गया है, नाटो हो गया है, WTO हो गया है और बिम्स्टेक हो गया है। तो 1998 वाला दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये 1997 में होता है। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और 7 देश इसके मेंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 61 ये है। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद की स्थापना कब होती है। देखिए 5 ऑप्शन में है, पांचों की तिथि इंपॉर्टेंट है, पांचों वर्ष इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद की स्थापना 2006, 1964, 1940, 1965, 1958। दीजिए जरा आंसर, सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जी हां दोस्तों, 62 के सही आंसर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद की बात करें, इसका जो गठन होता है ये 2006 में होता है। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अब जरा यहां पर याद कीजिए,
अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि अंकटाड की स्थापना, तो 1964 में जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 की बात करते हैं तो यूनिसेफ की स्थापना होती है। किसकी होती है? यूनिसेफ की स्थापना होती है। 65 में यूएनडीपी की स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और 58 की बात करें तो यूरोपीय यूनियन का स्थापना होती है, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो का दोस्तों हमने भी आपको पहले बताया था कि 1949 में होती है, काफी चर्चा में है। और नाटो से ध्यान रखना कि आजकल क्या लगा रहे हैं? स्टॉल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? स्टॉल लगा रहे हैं, बंदूकों का, हथियारों का स्टॉल लगा रहे हैं। तो स्टॉल लगा रहे हैं तो स्टोलेनबर्ग आज कल इसके प्रमुख सचिव है, महासचिव है। 1949 ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना होती है। बेहद इंपॉर्टेंट है नाटो एग्जाम की दृष्टि से। और यूरोपियन यूनियन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मुझे अभी ध्यान नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के प्रमुख कौन है, लेकिन आप पता करिएगा कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पर देखें 63वां है, शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग लाया गया था। शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग लाया गया था 1913, 1916, 1917 और 1922। तो सही आंसर आपको देखना है। तो जी हां दोस्तों, ध्यान रखेगा, अगर आपको आंसर देखना है सैडलर 7, तो सैडलर 1917 में। वुड घोषणा पत्र, तो वुड डिस्पैच बोला जाता है इसे, और इसका आंसर आपको देखना है। तो जी हां दोस्तों, ये हुआ था ऑप्शन जो आप यहां पे सी देख रहे हैं 1854 में, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, 66 और 67 का आपको आंसर देना है। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। आंसर दीजिए जरा इसका आंसर। सबसे बड़ा सागर है ना ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी सबसे बड़ा समुद्र है ना। जरा दीजिएगा आंसर। आपको ये देखना है कि ये बताना है कि रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। अराल सागर से अपनी सीमा बनाता है, ये आपको देना है ऑप्शन में। और ताशकंद जो समझौता होता है वो किस वर्ष होता है, इसका भी आंसर आपको देना है। 65, 66, 67। तो आंसर दीजिए। तो सबसे पहले का है 65 का उज्बेकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी। अराल सागर से अपनी सीमा बनाता है, यह भी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। ताशकंद जो समझौता होता है ये 1966 में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे ये है कैस्पियन सी। क्या है? कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी से जो सीमा साझा कर रहा है, एक होता है रूस, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ये है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। तीसरा स्थान आपको दिख रहा है वो है तुर्कमेनिस्तान। चौथा आपको दिखाई दे रहा है ईरान। और पांचवा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अजरबैजान। देखिए 5 यहां पर हैं जो सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सागर से, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये चीज आपने देख ली है। अब जरा यहां पर बात करते हैं रूस की। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, या अस्थाना इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करते हैं तो तेंज, कजाकिस्तान की बात करते हैं तो तेज है भाई साहब, तेंज क्या है? इसकी मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की आप देखोगे, उज्बेकिस्तान की यहां पर मुद्रा आपको सोम मिलेगी। ताशकंद इसकी राजधानी है। और यह वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही तो है अराल सी, यही तो है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में है क्या? यहां पर अराल सी। और ताशकंद समझौता जो होता है यह 10 जनवरी 1966 को होता है। और यहीं पर दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन भी यहीं पर होता है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद इसकी राजधानी है। और ईरान की बात करते हैं तो तेहरान इसकी राजधानी है, रियाल इनकी करेंसी है। और बाकी दोस्तों यही है। मन्नत मुद्रा है कहां की? अजरबैजान की, राजधानी इनकी बाकू है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है, देखिए यहां पर 68वां क्वेश्चन है और आंसर आपको देखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किस वर्ष होता है। आंसर आपको देना है। और देखिए ध्यान यह भी रखेगा कि सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस आयोग का जो सांख्यिकी आयोग है इसका गठन होता है। तो आंसर आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 1951 दे रहे हैं ये तो गलत होंगे, क्योंकि आप ट्रिक कर सकते हैं कि 2006 में इस सांख्यिकी आयोग का गठन होता है। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। और 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसकी स्थापना होती है। बाकी दोस्तों 1952 की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो NDC है इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपके सामने रखे हैं, चारों को याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे चलेंगे 69 और पूछा है उकाई बांध
अलग अलग कर लीजिएगा इसे। उकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाराकड़, चिनाब, बराक या ताप्ती? 69 में का। तो जी हाँ, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, उकाई बांध आपको गुजरात में मिलेगा, ताप्ती नदी पर ही आपको मिलने वाला है, और बाराकर की बात करें तो झारखंड में मिलेगा, चिनाब की बात करें तो यहां पर इस नदी में दुल्हस्ती, बगलीहाल और सलाल, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती, बगलीहाल, सलाल जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। और बराक की बात करें तो यहां पर तिपाईमुख डैम है जो मणिपुर में है। बाकी दोस्तों यहां पर यह है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 17 है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये प्रारंभ होती है। 70, 71 दोनों का आंसर दीजिए। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस 70। तो जी हां, विशाखदत्त वाले बिल्कुल सही होंगे। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए जरा, आप ध्यान से सुनिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपके लिए जूम कर लेता हूं। वैसे तो आप यहां पे देख रहे होंगे, ध्यान से सुनते जाइए। भास, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्वप्न वास दत्तम। शूद्रक, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। कालिदास, इन्होंने पुस्तक लिखी है मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश काव्यम। विशाखदत्त, इन्होंने पुस्तक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम और रुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। बस दोस्तों इन फैक्ट को याद कीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको बताना है। तो जी हां, ऑप्शन ए यहां पे सही होगा, यानी 1 मई 2016 को। अब 2016 की जो महत्वपूर्ण योजना है उन्हें याद कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम अप्रैल 2016 में, सेतु भारतम योजना मार्च 2016 में। एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए, आपके सामने यहां पे रखे हैं, जल्दी से रिवाइज कीजिए। पीएम फसल बीमा योजना जनवरी 2016, स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016, सेतु भारतम योजना मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2016 को। क्वेश्चन नंबर यहां पे चलेंगे 72, और यहां पर है पूछा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए दोस्तों ये काफी चर्चा में है, वन नेशन वन राशन कार्ड। उत्तराखंड में तो अभी हाल ही में काफी चर्चा में था, उनके सामान जब्त होने वाले थे। तो आंसर आपको देखना है, तो 72 का। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा जून 2020 या फिर जुलाई 2020। जरा कंफ्यूज होंगे, मुझे मालूम है आप दो ही जगह होंगे, या तो जून में होंगे या जुलाई में होंगे, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जून 2020 है। अब जरा यहां पर देखिए 2020 की कुछ महत्वपूर्ण योजना है, इन्हें याद कीजिए। जून 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड, जून 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना मई 2020 में। अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में तो यह होता है स्वामित्व योजना। क्या है? स्वामित्व योजना। और जुलाई 2020 की बात करें तो दोस्तों नई शिक्षा नीति की लाई जाती है, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब ये 2014 की कुछ योजना है, इसे याद आपको कराएंगे, बताइएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सोचिए सोचिए सोचिए, आंसर सोचिए इसका 73 का। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो ए स्टूडेंट सोच रहे हैं वो सही है, अगस्त 2014 में होता है। अब यहां पर देखिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है ना, जो आपको यहां पे योजनाएं लिखा रही हैं, ये ऐसा मत समझना कि करंट अफेयर है, ये एवरग्रीन हो गए हैं, आने वाले 10 सालों तक एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो शुरुआत की योजनाएं अब बेहद इंपॉर्टेंट है। पीएम जनधन योजना 25 सितंबर 2025, जो पीएम जनधन योजना है वो अगस्त 2014 में। मेक इन इंडिया है 25 सितंबर 2014 में, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 में। मई 2015 में, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना बीमा और अटल पेंशन योजना, इन दोनों की शुरुआत एक ही दिन होती है, 9 मई 2015 को। और अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम और स्वच्छ भारत योजना। देखिए स्वच्छ भारत योजना तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू होती है ना, तो उसी के कुछ समय बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू होती है। तो देखिए दोस्तों इन चारों को याद कीजिए, एक बार दोबारा से याद कीजिए, आप मेरे साथ याद कीजिए। पीएम जनधन योजना अगस्त 2014 में, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया, मई 2015 में, 9 मई 2015 को हमने पढ़ा था, वहां पे अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना।
और अक्टूबर 2014 में हमने पढ़ा था सांसद आदर्श ग्राम योजना, और यहीं पर पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 74, डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया है जुलाई 2015, नवंबर 2015, मई 2015 या इनमें से कोई नहीं? दीजिए आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी स्टूडेंट ए सोच रहे हैं जुलाई 2015, ये सही है। अब 2015 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, वन रैंक वन पेंशन नवंबर 2015 में, मई 2015 में, 9 मई 2015 में पीछे रिवाइज कराया था। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एक की तिथि को शुरू होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 है और पूछा गया है कि निम्न में से रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। जायद की फसल याद करना सरल होता है क्योंकि वो क्या होती है, पानी वाली फसल होती है जिनमें पानी होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, है ना। लेकिन रबी खरीफ को आपको कंफ्यूज करता है। जरा बताइए कि निम्न में से रबी की फसल नहीं है। आलू, गेहूं, चना, बाजरा। तो आंसर आपको मिलेगा, जी हाँ, डी मिलेगा, यानी बाजरा मिलने वाला है। ऑप्शन डी मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आज सच में राई में गेम खेला, ये ट्रिक है और आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ट्रिक पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। ट्रिक आसानी से याद नहीं होती है, लेकिन अगर हो भी जाए तो कुछ समय बाद आप भूल जाते हो। तो आप ध्यान रखना, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, है ना, ये सभी क्या है, आलू हो गया, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये क्या है, रबी की फसलें हैं। आप ट्रिक के माध्यम से यहां से याद कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 पे बात करते हैं कि निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा बाजरा, मूंगफली, ज्वार, मसूर। तो एक बार मैंने ट्रिक बनाई थी कि मक्का के बाजार में मूंगफली, है ना, मूंगफली, ज्वार नहीं मिलता है, तो आपको आंसर देना है। तो मक्का के बाजार में मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, ज्वार हो गया है, बाजरा हो गया है, ये सभी खरीफ की फसल है। मसूर नहीं है, क्योंकि मसूर की बात करते हैं तो ये रबी की फसल है। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। और एक ट्रिक दोस्तों आपके लिए रखा है कि महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। खैर दोस्तों, ये ट्रिक आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे यूज कर सकते हो। नहीं तो मैंने एक बार अपने लिए बनाई थी बहुत समय पहले कि मक्का के बाजार में मूंगफली, ज्वार नहीं मिलता है। तो मक्का हो गया, बाजार की बात करते हैं तो बाजरा हो गया है, और मूंगफली भी आ गया है, ज्वार भी आ गया है। तो यहां पर दोस्तों ये हैं। और अगले क्वेश्चन में चलेंगे, 77वां और 78वां। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, ये आपको बताना है। बताइएगा इसका आंसर। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी वाले स्टूडेंट सही होंगे, यानी कालीबंगा वाले सही होंगे। देखिए, लोथल की जब हम बात करते हैं ना, तो लोथल हमें बंदरगाह मिलता है। क्या मिलता है, बंदरगाह, गुजरात में आपको मिलेगा। कालीबंगा की बात करें तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में मिलेगा। बनावली की बात करते हैं तो बनावली से दोस्तों यहां पर क्या मिलता है, एक हल मिलता है। देखिए, एक हल मिलता है। कौन सा हल मिलता है, यानी मिट्टी से बना एक हल मिलता है, ध्यान रखिएगा। बनावली से एक हल मिलता है। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था। और कालीबंगा की बात करें तो जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य मिलता है, बहुत चीजें हैं यहां पर। हड़प्पा की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, तो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जल प्रबंधन की जो सबसे उचित प्रणाली थी, ये धोलावीरा में था। अब ऐसा याद कीजिए, जल प्रबंधन यानी जल का मतलब धोने से होगा ना, पानी को साफ करना, धोने से मतलब, और धोआ कहां जाएगा, धोलावीरा में। कहां जाएगा, धोलावीरा में, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपको याद करने के लिए कहूंगा, इनको याद कीजिएगा कि इनका ये किस नदी के तट पर है, जरूर बताइएगा, है ना। जैसे हमारा आलमगीर है तो ये हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी जो हमारे यहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे याद कीजिएगा। 79 है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 की क्रांति को ब्रिटिश संसद में एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। यह प्रश्न यूकेएसएससी का है, पूछा गया है, आंसर आपको देना है। तो जी हां दोस्तों, यहां पर जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, यानी डिसरेली यहां पर सही है। तो ध्यान रखिएगा, डिसरेली यहां पर सही है, इसी ने यहां पर कहा था। 80वां है और पूछा गया है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। जो सहायक संधि थी ना,
वेलेजिली की सहायक संधियां, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम शासक था वह कौन था? प्रथम जो राज्य था, मतलब प्रथम शासक था, वह हैदराबाद का था, मैसूर का था, तंजौर का था या फिर अवध का था? तो दीजिए आंसर। जी हाँ दोस्तों, जो भी हैदराबाद चूज करेंगे ये यहां पे सही होंगे, और इनका क्रम भी यही था, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर और फिर अवध। क्रम भी लगाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रम भी लगाने के लिए आता है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। 81वें क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893, 96, 97, 99, चारों की चारों तिथि इंपॉर्टेंट है। 81 का आंसर दीजिए। रामकृष्ण मिशन 1897, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। अब यहां पर देखिए जरा, शिकागो धर्म सम्मेलन होता है 1893 में। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, और 1899 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। क्वेश्चन नंबर 81, सारे ऑप्शन आप देख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 82 पे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। देखो दोस्तों, दो तिथि में कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स, मुझे जहां तक लगता है, या तो होता है वो 1947 में या फिर होता है 1920 में, क्योंकि मैं भी यहीं पर कंफ्यूज होता हूं। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपको बताना है। तो जी हां दोस्तों, जो भी यहां पर ऑप्शन जो बी चूज कर रहे हैं 1947 ये सही होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज होता है जरा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसकी स्थापना होती है, एनएम जोशी जी के द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑल इंडिया की बात करें तो 20 पहले आएगा, ऑल इंडिया लगा दे यानी ए लगा दे, देखिए ऑल मतलब ए पहले लग गया, तो 1920 में ये लगेगा। और यहीं पर इंडियन की बात करें तो आई बाद में आएगा ए से, तो ये होता है 1947 में। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी यहां पर इसकी स्थापना की थी। 83 है, और पूछा गया है कि 1899 में देखिए एक मित्र मेला संगठन है, और इस मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 में महाराष्ट्र में होती है। किसके द्वारा होती है यह आपको बताना है। तो जी हां, ऑप्शन आप सी चूज कर रहे होंगे, यानी वीडी सावरकर जी, यह सही है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, वीडी सावरकर जी के द्वारा वर्ष 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत 1904 वीडी सावरकर और चापेकर बंधु के द्वारा जो एमस्टर्डम या रैंड है ना, तो इनकी हत्या की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये है। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कब होती है। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना, तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना बेहद इंपॉर्टेंट है, यूकेएसएससी का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, और किसके द्वारा होती है यह भी आपको बताना है। तो जी हां, 1905 वाले सही होंगे। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी है, इनके द्वारा लंदन में 1905 में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ का गठन किया था, कब किया था? हरिजन सेवा संघ 30, 9, 32, 33, 35, 85 का आंसर। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, 1932 आपको मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा, 1932 में गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। बीजी जो जेडी बिरला हैं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और अगले साल 1933 में साप्ताहिक हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कराते हैं गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 86, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष होती है? देखो दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं। आर्य समाज की स्थापना, यह भी एवरग्रीन प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना, तो इस प्रश्न की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां, सी वाले स्टूडेंट सही होंगे, 1875 में। अब जरा यहां पर देखिए, आर्य समाज से क्या क्या ध्यान रखना है। 1875 अप्रैल में इसकी स्थापना होती है। अप्रैल 1875 में बंबई में इसकी स्थापना होती है। 1877 में 2 साल बाद ये लाहौर इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित हो जाता है। दयानंद सरस्वती जी, जिनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। और सरस्वती जी की बात करते हैं, हिंदी को राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने किया था। स्वराज शब्द इन्होंने दिया था। 1882 में गोरक्षणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक भी यही है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहां पे चलेंगे 87 पे, और आंसर देना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 87 का। और शायद ये प्रश्न दोस्तों लीक हो गया है, कोई बात नहीं, तब भी आप आंसर दीजिए, ईमानदारी से आंसर दीजिए जरा,
ठीक है, आपके सामने यहां पर कुछ रखा है खाने की चीज और आप तब भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपको ईमानदारी दिखानी है, तो ईमानदारी देखोगे आप, जरा दीजिए आंसर। तो जी हाँ, आपने आंसर देख लिया है, कोई ईमानदार नहीं होता है दोस्तों आज के जमाने में। तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी है, यानी 1865 इसका सही होगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में होती है, ना कि 1865 में। केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और चारों की स्थापना याद कीजिए, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। 1897 में जैसे पीछे देखा था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। तो 87 हो गया है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 है और पूछा गया है कि गांधी जी की विचारधारा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, संविधान में गांधी जी की बात का उल्लेख भी है, जो गांधी जी कहते थे, और वह किस अनुच्छेद में है यह आपको बताना है। 40, 42, 44 और 48 दीजिए आंसर। तो जी हां, आप सभी देने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 40 में है। और जरा यहां पर देखिए दोस्तों, एक समान नागरिकता वह है अनुच्छेद 44 में, और एकमात्र जहां पर सिंगल ये यानी समान नागरिकता का प्रावधान है वो गोवा वाला राज्य है। फिर देखोगे आप यहां पर ग्राम पंचायत से संबंधित है जो अनुच्छेद 44 आप देख रहे हैं, गांधी जी का आदर्श यहीं से लिया गया है। 42 में महिला प्रसूति की सहायता प्रदान करता है, यानी महिला प्रसूति सहायता प्रदान करेगा राज्य, यह बताया गया है अनुच्छेद 42 में। और 48 की बात करें तो कृषि पशुपालन सुधार हमें यहां पे यह बताया गया है। और 48A पर्यावरण सुरक्षा से है, पर्यावरण संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होने वाला है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। तो जी हां, बिट मिलेगी, ऑप्शन बी मिलेगा। और यहां पर देखिए, सबसे छोटी इकाई होती बिट। बिट के बाद आएगा आपका निब्बल, और निब्बल के बाद आपको दिखेगा यहां पर जो बाइट है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर बात करें एक निब्बल की, तो एक निब्बल होता है 4 बिट के बराबर। 4 बिट के बराबर होता है एक निब्बल, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर 8 बिट जब मिलते हैं तब जाकर एक बाइट बनता है। इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है, इन्हें याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 90 और पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। बताइएगा इसका आंसर। तो जी हां, यहां पर मिलेंगे ऑप्शन बी, करंट अफेयर का है, सुमन बेरी जी इसका सही है। अब यहां पर देखिए जरा, वर्तमान में अगर आपको सीईओ पूछा जाए तो परमेश्वरन अय्यर है। सीईओ परमेश्वर हैं, भगवान है अभी सीईओ कौन, नीति आयोग के। और यहां पर बात करें जैसे उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हो गए हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं यानी नरेंद्र मोदी जी हो गए होंगे, और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष होते हैं। और यहीं पर दोस्तों आप देखोगे यहां पर नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। सिंधु श्री खुल्लर ये प्रथम सीईओ होते हैं नीति आयोग के। पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आपको याद करके चलना है बस यार, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। देखो दोस्तों, आप रिवाइज कीजिए, जब तक याद नहीं होता तब तक रिवाइज करते जाइए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। देखिए, दल बदल किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। अनुसूचियां याद करके जाइएगा, एक अनुसूची आपको पूछी जाएगी। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है ना। 11वीं में क्या है, 11वीं में है जो पंचायती राज है, और 12वीं में नगर पालिका है, और 10वीं में आपने देखा दल बदल है। तो दल बदल कब आता है, ये आता है, बताइएगा जरा। 85 आपको आगे है, कंफ्यूज आप यहीं पे होने वाले हैं। और आंसर मिलेगा बी, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। यहां पर देखिए, जो 92वां संविधान संशोधन है 2003 बोडो डोगरी मैथिली संताली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से संबंधित है, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन 1988 में मतदान की आयु 21 से 18 की गई है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 92 है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय में सुनवाई होगी, यह कहा गया है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव होते समय कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और यह किस अनुच्छेद में है, यह आपको देखना है, 58, 54, 55 या फिर 71। तो जी हां, राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पर ऑप्शन डी मिलेगा, यानी 71 में आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 71 में है, 55 में निर्वाचक मंडल है, और 54 की बात करें में, देखिए राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल और निर्वाचन मंडल दोनों में अंतर है। ये निर्वाचक मंडल है और यहां पे निर्वाचन है। और 58 की बात करें तो यहां पर आप देखोगे ये है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है,
तो बताइएगा जरा कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज। तो जी हाँ दोस्तों, 35 वर्ष पूरे कर देने चाहिए। तो यहां पर यही होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 93 BIOS, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। जी हां, ऑप्शन बी मिलेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहां पर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 94, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश की क्रांति से लिए गए हैं? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश की क्रांति से लिए गए हैं? तो जी हां दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं और यह आपने देख लिया है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें यूएसएसआर, जो यूएसएसआर के साथ से क्या लिया गया है, सबसे पहले डिस्कस कराया था ना यूएसएसआर, तो बताएगा जरा, मौलिक कर्तव्य हमने वहां से लिया गया है ना। और जर्मनी की बात करें तो आपातकाल है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है जरा बताइएगा, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 95 की गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पूना समझौता होता है। पूना समझौता बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। बताइएगा इसका आंसर 95 का क्या होने वाला है। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलने वाला है यहां पर देखो 1932 सही है और सितंबर होगा, यानी 24 सितंबर 1932 से यहां पर सही है। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना समझौता होता है। गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना कब की थी? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और 1934 इसका राइट आंसर है। 97 और 98 क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब होता है जरा बताइएगा। तो काकोरी घटना आपको बतानी है और इसका आंसर आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा 9 अगस्त को। सभी में तो 9 अगस्त है, आप डेट भी बता दीजिए, ईयर बता दीजिए। तो हाँ, 1925 आपको सही मिलेगा, ऑप्शन बी है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, इसका आंसर देना है जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन बी, यानी 1924। यहां पर देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथी इनके द्वारा किया जाता है। नौजवान सभा की स्थापना बाद में भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में की जाती है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में की जाती है। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, फिर होता है सोशलिस्ट, यहां पे जोड़ देते हैं 1928 में। क्वेश्चन नंबर 99 और आंसर देना है कि सही सुमेलित नहीं है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेरोजी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लैंड होल्डर सोसाइटी फिरोज शाह मेहता, कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं यानी फिरोज शाह मेहता, यह सही नहीं है। यहां पर जरा देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में गठित होती है, कलकत्ता में होती है। द्वारिका नाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये इसके सदस्य होते हैं। फिर से पढ़िए, लैंड होल्डर सोसाइटी बेहद इंपॉर्टेंट है, 1838 कलकत्ता में। द्वारिका नाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में, यह बार बार एग्जाम में आता है कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में, दादा भाई नेरोजी। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876 में। देखिए, इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है आज का लास्ट है और यहां पर आपको आंसर देना है। 100वां है, हिमालय क्षेत्र में MCT मेन सेंट्रल लाइन अलग करती है, किसे अलग करती है जरा बताइएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूकेपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये वाला। तो यहां से आपको प्रश्न देखने की प्रबल संभावना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो जी हां दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा और आप जो आंसर देने वाले हैं, आप आंसर ए देंगे, यानी मध्य व महान हिमालय के बीच में। और इसी को दोस्तों एक बार मैं आपको और रिवाइज करा रहा हूं, कम से कम मैं इसे 10 बार रिवाइज करवा चुका हूं। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, याद कीजिए मेरे साथ। देखिए, ये हमारा हिमालय भाग है। हिमालय को हम इसे अलग अलग भ्रंशों में बांटते हैं क्योंकि अलग अलग काल में इसका निर्माण हुआ है। ये हमने भ्रंश बनाए हैं। देखिए, सबसे पहला आप देख रहे होंगे ऊपर महान या बृहद हिमालय, यानी ये वाला हिस्सा जो यहां से यहां तक का है। फिर दूसरा जो ये वाला हिस्सा है बीच वाला, इसे कहते हैं मध्य या लघु हिमालय। कंफ्यूज करता है नाम से, आपको ध्यान से पढ़ते जाए, याद होगा। फिर तीसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है शिवालिक, चौथा भाग आपको दिखाई दे रहा है मैदानिक। ठीक है, शिवालिक को उप हिमालय के नाम से जानते हैं, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे अलग करता है? महान हिमालय
बृहद हिमालय जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, यानी ये वाले पार्ट को मध्य हिमालय और लघु हिमालय से अलग करता है। दोनों का नाम अलग अलग, देखिए महान हिमालय, बृहद हिमालय दोनों का नाम सेम है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय दोनों का नाम सेम है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर देखें दूसरा वाला MBT, इसे मैन बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट भी कहते हैं, फॉल्ट भी कहते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब यहां पर आप देखोगे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है, या यूं कहें मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने का काम करता है। और लास्ट वाला आप देख रहे हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये अलग करता है शिवालिक को मैदानी भाग से, शिवालिक को मैदानी भाग से। और लास्ट देखें दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है ना ट्रांस हिमालय, ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और ट्रांस हिमालय को अलग करने का काम करता है ITSZ, इंडस सांगपो सेचुरे जोन। तो ध्यान रखिएगा ITSZ किसे अलग करता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। तो देखिए दोस्तों आपके लिए यहां पर जो भी क्वेश्चन रखे हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, काफी सिलेक्शन करने के बाद, काफी अनुभव के बाद आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं, और उम्मीद है दोस्तों एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी एग्जाम परसों है, पुलिस के स्टूडेंट हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। देखिए घबराना आप सभी को नहीं है, एग्जाम ही तो है, एकमात्र एग्जाम है, फ्री माइंड होकर, इजी माइंड होकर एग्जाम दीजिए। अगर आप प्रेशर में रहोगे तो आप आते हुए प्रश्न को भी गलत करोगे। मैं हर बार कहता हूं प्रेशर से दूर रहिए, फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बेहतरीन होगा। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, और जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।